दोस्तों, क्या भारत अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक डेडली स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा है? क्या प्रोजेक्ट 77 के न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में गेम चेंजर बनने वाले हैं? क्या आर्मी का नया एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन अटैक को कम्प्लीटली फेल करने वाला है? और क्या एचएएल ने जानबूझकर कैमिकाज़ी ड्रोन रेस से पीछे हटने का फैसला किया गया है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन स्वार्म स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत एक ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है जो फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा गेम ही चेंज कर सकता है, जिसका नाम है एयर ड्रॉप्ड कैनिस्टराइज्ड स्वार्म ड्रोन यानी ADSS सिस्टम। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ये सिस्टम नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि C-17, C-130J सुपर हरकुलस या C-295 को भी एक पावरफुल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। यानी कि जो एयरक्राफ्ट अभी सिर्फ लॉजिस्टिक और ट्रूप ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो अभी डायरेक्टली एनिमी टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका कोर कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें पैलेटाइज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल स्वार्म ड्रोन या लॉटरिंग मुनिशन मौजूद होने वाले हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंचने वाला है तो उसके बाद कैनिस्टर को वहां से ड्रॉप किया जाने वाला है और उसके बाद से एक साथ मल्टीपल ऑटोनोमस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म इससे डिस्पर्स होने वाले हैं। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह कि ये ड्रोन इंडिविजुअली या स्वार्म में ऑपरेट कर सकते हैं, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट पर अटैक किया जा सकता है, फिर इसको इंडिविजुअली ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को इजीली सैचुरेट किया जा सकता है। अगर इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो इस सिस्टम का स्ट्राइक रेंज मिनिमम 500 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और स्पीड लगभग 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होने वाली है। हर एक यूनिट लगभग 30 kg के आसपास की वॉरेट को कैरी करने वाला है, जो कमांड सेंटर्स, रडार साइट, लॉजिस्टिक हब्स और एयर डिफेंस सिस्टम जिससे हाई वैल्यू टारगेट को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी होने वाली है, यानी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को दुश्मन के हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो सेफ डिस्टेंस पर रहकर अपना पेलोड को रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा स्वार्म अटैक का एक और मेजर बेनिफिट होता है सैचुरेशन इफेक्ट। जब एक साथ मल्टीपल ड्रोन डिफरेंट डायरेक्शन से हमला करते हैं तो कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सभी को इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अभी ये पूरा प्रोग्राम मेक टू कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज मेन रोल प्ले करने वाले, यानी ऑटोनोमस नेविगेशन, AI बेस्ड स्वार्म इंटेलिजेंस और सिक्योर कम्युनिकेशन जैसे एरिया में इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ADCS सिस्टम भारत के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करने वाला है, जहां पर कम कॉस्ट में बिना फाइटर जेट को रिस्क में डाले डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी अचीव किया जा सकता है। और यही फ्यूचर वॉरफेयर का असली डायरेक्शन होने वाला है, जहां नंबर, स्पीड और स्मार्ट कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत अपने सबसे एम्बिशियस अंडर वाटर कॉम्बैट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिसको अभी प्रोजेक्ट 75 अल्फा या अभी प्रोजेक्ट 77 के नाम से जाना जाता है। ये प्रोग्राम इंडियन नेवी के लिए 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी SSN को डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, जो कि फ्यूचर अंडर वाटर वॉरफेयर का बैकबोन बनने वाला है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का पहला मेजर माइलस्टोन 2028 में देखने को मिल सकता है, जहां विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में पहली बार सबमरीन का कील को ले किया जाने वाला है और ये स्टेप किसी भी सबमरीन की कंस्ट्रक्शन का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। अगर टाइमलाइन देखें तो प्रोजेक्ट 77 के अंदर बनने वाली पहली सबमरीन को 2032 से 2033 के बीच सी ट्रायल के लिए लॉन्च किया जाने वाला है और उसके बाद 2036 तक इन सबमरीन को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया जाने वाला है। ये टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पीरियड में इंडियन नेवी के कई कन्वेंशनल सबमरीन रिटायर होने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी समझना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। भारत के पास पहले ही अरिहंत क्लास के सबमरीन मौजूद हैं, लेकिन वो SSBN कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी ये सबमरीन न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 77 के सबमरीन SSNs होने वाले हैं, जो कि मेनली ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज होने वाले हैं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये सबमरीन एनिमी सबमरीन को हंट करने, एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को एस्कॉर्ट करने, इंटेलिजेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने और हाई वैल्यू नेवल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे बड़ी खास बात इनका न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम होने वाला है, जो कि इन्हें महीनों तक बिना सरफेस में आए ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो इन सबमरीन को अभी 190 मेगावाट स्टैंडर्ड की प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से पावर किया जाने वाला है।
जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किया गया है। ये रिएक्टर ज़्यादा पावर आउटपुट, बेहतर एंड्योरेंस और हायर अंडर वाटर स्पीड को प्रोवाइड करने वाला है, जो कि लॉन्ग रेंज पेट्रोल मिशन के लिए काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है। अभी अगर मेक इन इंडिया एंगल से देखा जाए तो प्रोजेक्ट अभी 70% से लेकर 90% तक इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें एल&टी की तरफ से हल फैब्रिकेशन का काम किया जाने वाला है, जबकि मिदानी की तरफ से स्पेशलाइज सबमरीन ग्रेड की स्टील और अलॉयज को प्रोवाइड किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रोजेक्ट 77 सिर्फ एक सबमरीन प्रोग्राम नहीं बल्कि भारत की अंडर वाटर डोमिनेंस स्ट्रेटेजी का कोर पिलर बनने वाला है, जहां पर स्टेल्थ, एंड्योरेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी तीनों में एक साथ मैसिव बूस्ट देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप और स्ट्रेटेजिक एसेट को क्लोज एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकेगा। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो नए जनरेशन के एयर डिफेंस गन सिर्फ ट्रेडिशनल गन नहीं होने वाले हैं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होने वाले हैं, जिसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, रडार क्यूइंग और प्रोग्रामेबल एमुनेशन जैसे सिस्टम होने वाले हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इनकमिंग ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला है, ट्रैक करने वाला है और हाई प्रिसीजन के साथ न्यूट्रलाइज करने वाला है। RFI के थ्रू कंपनीज को बोला जा रहा है कि वो अपने सिस्टम के डिटेल टेक्निकल डाटा सबमिट करें, जिसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर, कंप्लायंस डिटेल और सिस्टम कैपेबिलिटी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इसके साथ ही एक स्ट्रक्चर्ड इवोल्यूशन प्रोसेस को भी फॉलो किया जाने वाला है, जिसमें मल्टीपल वेंडर के सोल्यूशन को कंपेयर किया जाने वाला है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर में लेड एयर डिफेंस सिस्टम सबसे क्रिटिकल रोल को प्ले करने वाले हैं, जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ साथ क्लोज रेंज की गन सिस्टम भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ADG-NG प्रोग्राम इंडियन आर्मी के लिए एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होने वाला है, जहां फास्ट रिएक्शन, एक्यूरेसी और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी तीनों में एक साथ अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत के अनमेंड वॉरफेयर प्रोग्राम की तरफ से। दोस्तों, अभी HAL की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जो कि फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है। रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से क्लियर किया गया कि वो सही टाइप के लॉटरिंग मनीशन यानी कैमिकेज ड्रोन्स को डेवलप नहीं करने वाले हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो अभी HAL की तरफ से लो कॉस्ट एक्सपेंडेबल ड्रोन के सेगमेंट में एंटर करने का फैसला नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो हाई एंड की UCAV यानी अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर फोकस करने वाले हैं। HAL का मानना है कि लॉटरिंग म्यूनिशन जैसे सिस्टम को स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनी ज़्यादा एफिशिएंटली डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनको फास्ट इनोवेशन और लो कॉस्ट प्रोडक्शन का एडवांटेज मिलने वाला है। यानी एक तरह से भारत अभी अपना डिफेंस इकोसिस्टम को डिवाइड करने वाला है, जहां प्राइवेट सेक्टर मास ड्रोन बनाने वाले हैं और HAL जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एडवांस और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। इसी वजह से भी HAL की तरफ से लो कॉस्ट ड्रोन प्रोडक्शन की मार्केट में एंटर करने का फैसला नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो HAL का ये डिसीजन एक स्मार्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट होने वाला है, जहां वो लो कॉस्ट ड्रोन के रेस से बाहर रहकर डायरेक्टली हाई एंड UCAV सेगमेंट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।